साहब खाने खिलाने और पीने पिलाने के बड़े शौकीन थे। वे आचार्य चाणक्य की तारीफ करते थे। चाणक्य ने कहा है कि धन, मित्र, स्त्री और पृथ्वी बारंबार मिलती है, लेकिन शरीर बार बार नहीं मिलता। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्याम पुनर्मही एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम ना शरीरम पुनः पुनः। दुनिया मर गई सो प्रलय और आप मर गए सो महाप्रलय। इसलिए साहब इस तरह के ज्ञानी व्यक्ति थे जो महाप्रलय रोकने में हमेशा लगे रहते हैं। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सुरेश आचार्य, डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय सागर में लगभग 40 वर्ष अध्यापक रहा और प्रोफेसर के रूप में विभाग का अध्यक्ष रहा, पत्रकारिता विभाग का अध्यक्ष रहा। मैं हिंदी प्रकोष्ठ का भी अध्यक्ष रहा केंद्रीय विश्वविद्यालय में, और अभी मैं विश्वविद्यालय के गौर स्टडी सेंटर और गौर स्मारक का चेयरपर्सन हूँ। विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के जितने दायित्व होते हैं, डीन, वार्डन, हेड और प्रॉक्टर, इंचार्ज गेस्ट हाउस, उन सबको मैंने समय समय पर सबका निर्वाह किया है और मेरी लगभग 20 पुस्तकें प्रकाशित हैं। लगभग 15 वर्ष तक मैंने आचरण दैनिक के साप्ताहिक कॉलम आचार्यवाच में व्यंग लेखन किया है और ये भी सब बाद में प्रकाशित हुई। वीरेंद्र जी ने मुझसे कुछ प्रश्न किए हैं, पहले मैं उन प्रश्नों के उत्तर देना चाहूँगा। पहले प्रश्न में आपने कहा कि कविता सवर्ण थी, सवर्ण है और सवर्ण रहेगी। मैं आपसे सहमत हूँ। कविता सदा सवर्ण थी, सदा सवर्ण रहेगी, बढ़िया। और इसमें कई कविताओं के बारे में आदमी को खुशफहमी भी हो जाती है कि यह सवर्ण कविता है, लेकिन समय सबका न्याय करता है। एक बात ज़रूर है कि जो रचनाकार व्यंग को अछूत मानते हैं वे रचनाकार व्यंग को जानते नहीं। व्यंग कर्म एक तरह की लठैती है। व्यंग को क्षत्रिय कहा जा सकता है। यह रजोगुणी है और व्यंग के सत्य को ना सहने वाले ही उसे अछूत मानते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं। आपने पूछा कि यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, स्थापित लेखक और राजनीति में भी आप रहे हैं, आपको कौन सी भूमिका ज़्यादा अच्छी लगती है और आपने किससे अधिक न्याय किया? मेरा उत्तर है कि जब मैं प्रोफेसर नहीं था तब भी लेखक था और दैनिक आचरण में मैंने लगभग 14-15 वर्ष साप्ताहिक कॉलम लिखा। आज भी मैं लिख रहा हूँ। किताबों की भूमिकाएं लिखता हूँ, समीक्षाएं लिखता हूँ, लेख लिखता हूँ, टिप्पणियाँ लिखता हूँ। साहित्य सरस्वती का संपादक हूँ। लेख की दायित्व आज भी निभा रहा हूँ। एक उपन्यास पर काम चल रहा है, समीक्षाएं बनी रहती हैं। मैंने अध्यापक और लेखक दोनों पदों के साथ पूर्ण न्याय किया है, ये संतोष है मुझे, और मैंने ईमानदारी से अपने काम किए हैं। राजनीति मेरे जीवन का हिस्सा ज़रूर रही है क्योंकि वह मेरी दिलचस्पी का विषय है। उसके बहुत से चरित्र भी मेरी दिलचस्पी और लेखन के विषय हैं। पूज्य पंडित ज्वाला प्रसाद जी ज्योतिषी, आदरणीय शिव कुमार जी श्रीवास्तव और विट्ठल भाई जी पटेल बड़े खानदानों से, धनाढ्य वर्ग से आए हुए लोग थे। इन्हें नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं थी। वे राजनीति जन सेवा के लिए करते थे, समाज सेवा के लिए राजनीति करते थे। इसलिए वे विधायक भी रहे, कुलपति भी रहे। लेकिन मैं एक बहुत सामान्य परिवार से आया हुआ था। मेरे पिता एक सामान्य कथावाचक पुजारी थे। घर की आर्थिक स्थिति मुझे राजनीति करने की इजाज़त नहीं देती थी, इसलिए मैंने नौकरी की और अब अध्यापक और लेखक के रूप में मैंने उससे न्याय किया। आगे आपने ये पूछा है कि उस हिंदी विभाग का मैं अध्यक्ष रहा जिसे के अध्यक्ष कवि आचार्य नंदुलारे वाजपेयी थे। इस वक्त आपको नहीं, इस बात का आपको नहीं, मुझे भी बड़ा गर्व है कि मैं नंदुलारे वाजपेयी की गद्दी पर बैठा। नामवर जी बड़े आलोचक रहे हैं और मुझे प्रोफेसर बनाने वाली चयन समिति के वे विषय विशेषज्ञ के रूप में आए थे। हाँ, हिंदी साहित्य का इतिहास सभी कवि लेखकों को पढ़ाना पड़ता है। पद्माकर से लेकर अद्यतन कवि हमारे अध्ययन अध्यापन का विषय रहे हैं और इनमें से अधिकांश आज भी मुझे कंठस्थ हैं। मेरे प्रिय कवि तुलसीदास, टैगोर और निराला रहे हैं।
प्रिय लेखकों में प्रेमचंद, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और हरिशंकर जी परसाई थे। मित्रों, सागर के कवियों में शिव कुमार श्रीवास्तव और विट्ठल भाई पटेल ने मुझे बहुत प्रभावित किया। उनकी कई रचनाएं मैंने कंठस्थ कर रखी हैं। अरे वीरेंद्र भाई, आपने कहा युवाओं को कोई संदेश दूं। मैं खुद अभी 73 साल का युवा आदमी हूं, मैं क्या संदेश दूं। हाँ, यह ज़रूर कहूँगा कि प्यारे भाइयों और उनसे ज़्यादा प्यारी बहनों, आप निर्भय होकर सच लिखिए। किस तरह सच लिखें, यह निर्णय करना आपका काम है। वीरेंद्र भाई, मेरा ख्याल है मैंने आपके प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं, इसलिए अब मैं आपको आपके निर्देश के अनुसार एक रचना सुनाता हूँ। सूखा राहत बाढ़ में बह गई। भारत के व्यापक प्रशासनिक पटल पर चलने वाले आर्थिक गड़बड़ियों और अनाचार का इससे आपको एक दर्शन होगा, इससे एक झलक आप उसकी देख सकेंगे। सुनिए। बाई साहिबा जितनी धार्मिक थी, साहब उतने ही ईमानदार थे। पिछले 2 महीने से सारा इलाका अखंड रामायण पाठ से गूंज रहा था। बाई ने 108 अखंड रामायण पाठ बिठाए थे। किराए पर बुलाए गए भक्त रामायण पाठ करते। दोनों वक्त शुद्ध घी की पूरियां मिलती, मिठाई सब्जी दही अलग से, और 2 वक्त चाय नमकीन। 100 रुपये रोज पर लगाए गए थे। ठहरने की बढ़िया व्यवस्था। निठल्ले बैठे थे सो चले आए, काम से लग गए। पूरे इलाके में पास पड़ोस के लोगों में बाई की धर्मनिष्ठा की जय जयकार हो रही थी। महिलाएं चमकते चेहरों के साथ प्रशंसा करती, बाई साहब तो देवी हैं, देवी, साक्षात अवतार। उनके पुण्य प्रताप से ही साहब की साहिबी है। सच है, महिलाओं की बदौलत ही इस भारत भूमि पर धर्म टिका है। बाई लोग ना हों तो धर्म तो रसातल को चला जाएगा। इस घोर कलयुग में उन्हीं ने सब संभाल रखा है। इस साल आषाढ़ के पहले दिन पानी नहीं गिरा। किसी साहित्य रसिक ने कालिदास को याद नहीं किया, किसी ने आला नहीं गाया, मेघदूत पर कोई चर्चा नहीं हुई। सावन सूखा गया और भादों भी हरा नहीं हुआ। देश प्रदेश में आसन्न सूखा संकट बनकर मंडराने लगा। केंद्र और प्रदेश के राजनीतिक दल अपनी अपनी व्याख्याएं करने में जुट गए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के अधिकांश जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया। जिस दिन प्रदेश में सूखे के भयावह संकट की घोषणा हुई, उस दिन बाई के अखंड रामायण पाठ में सुंदरकांड चल रहा था। उस दिन साहब का भी इलाका भी सूखे का संकट झेलने के क्षेत्र में आ गया। बाई ने सूखे की घोषणा होते ही भक्तजनों को रबड़ी और खीर बंटवाई। भगवान तो सचमुच जगन्नाथ हैं। वे हाथी को कण, चींटी को कण और हाथी को मन देते हैं। हाथी के हाजमे का क्या कहना। 1 टन माल खा के 2 दिन में लीद कर देता है। यही ईश्वर शेरों का पालनहार है। शिकार करके शेर को जो कुछ खाना वो खा पी लेता है, फिर बाकी पीछे घूमते गीदड़, लड़इयों, लकड़बग्घों और गिद्धों के लिए छोड़ देता है। भाई सभी उम्मीद में बेचारे पीछे लगे रहते हैं, खाएं और खुश रहें। बाई पड़ोसियों को बताती हैं कि पिछले बाढ़ राहत के समय जब बड़ी बिटिया का ब्याह हुआ तो साहब ने दोनों हाथ खोल कर खर्च किया था। हर बाराती को विदा में 100-100 रुपये नगद और 2-2 कंबल दिए थे। भोजन ऐसा कि लोग आज भी याद करते हैं, और पढ़े लिखे लोग तो प्रेमचंद की कफन कहानी की वह दावत भूल ही गए जिस दावत के लिए घीसू और माधव याद करके खुश होते थे। साहब खाने खिलाने और पीने पिलाने के बड़े शौकीन थे। वे आचार्य चाणक्य की तारीफ करते थे। चाणक्य ने कहा है कि धन, मित्र, स्त्री और पृथ्वी बारंबार मिलती है, लेकिन शरीर बार बार नहीं मिलता। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्याम पुनर्मही एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम ना शरीरम पुनः पुनः। दुनिया मर गई सो प्रलय और आप मर गए सो महाप्रलय। इसलिए साहब इस तरह के ज्ञानी व्यक्ति थे जो महाप्रलय रोकने में हमेशा लगे रहते हैं। सूखा पड़े या बाढ़ आए, सुबह की भक्ति और शाम की शक्ति के कार्यक्रम अप्रभावित रहते थे। डटकर पीते थे और डटकर पिलाते थे। शाम को कुर्सी पर बैठ के 8 बजते वे बोतल खोलते और 11 बजते फर्श पर चारों हाथ पांव से चलने लगते थे।
वे गैया की तरह खड़े रहते और बाई थाली में लिए भोजन से अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाती। इससे उन लोगों की आपसी अंडरस्टैंडिंग और पारस्परिक उत्कट प्रेम का भी पता चलता था। बड़े सुखी लोग थे। सूखा उन्हें और आनंद का विषय था और बाढ़ सुख का कारण थी। संसार सागर है भैया, सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है। जो भगवान सुख देते हैं वही दुख देते हैं, जो दुख देते हैं वही प्रभु सुख देते हैं। रथ के चक्र की तरह समय चक्र चलता रहता है। जहाँ 4 भले मानुष होते हैं वहाँ 14 बुरे लोग भी होते हैं। जलने वाले आगे पीछे 1000 तरह की बातें करते कि साहब कंबल और पैसा बांटते हैं, वह सब बाढ़ राहत का है, मगर साहब के माथे पर शिकन तक ना आती। कई ढीठ लोग तो मुंह पर कह देते कि साहब बड़ा हल्ला है, लोग कहते हैं कि बाढ़ राहत का रुपया और कंबल आप ही संटार गए, मगर साहब वीर पुरुष थे। हंसकर जियाउद्दीन देहलवी का एक शेर सुनाते, भैया बदनामियों की कौन फिक्र करता है यार, क्या करूं, जब सब कुछ अपने हाथ में हो तो मेरा फिर खुद पर बस नहीं रहता। तबीयत होती है कि दिन दहाड़े चारों हाथ पैरों से कुलांचे मारते फिरूं। जिया साहब ने लिखा है, रुसवाइयों की अपनी मुझे कुछ हविस नहीं, रुसवाइयों की अपनी मुझे कुछ हविस नहीं, नासे पे क्या करूं मेरा दिल पे बस नहीं। खैर जिसको अल्लाह दे उसको क्या परवाह दुनिया की। वे 1 महीने से रिपोर्ट बना रहे थे, एक प्रतिवेदन के बाद दूसरा। सूखा सूखा, दुर्भिक्ष, अकाल, ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन चाहिए, राहत चाहिए। यह सूखा शताब्दी का सबसे बड़ा और सबसे भयानक सूखा होगा। प्रदेश में और देश में सरकारें भयावह चुनौती से निपटने में कष्ट का अनुभव करेंगी। हजारों करोड़ रुपयों की राहत कार खोलना पड़ेंगे। गल्ला चाहिए, दवाएं चाहिए, कपड़े चाहिए, पेयजल चाहिए, वे ये चाहिए वो चाहिए, जो हम चाहें सो चाहिए। उन्होंने ऐसा भयानक चित्रण किया कि राज्य सरकार और केंद्रीय शासन सब अलर्ट और अटेंशन खड़े हो गए। केंद्रीय पर्यवेक्षक घूमने लगे। सूखे से संभावित नुकसान का जायज़ा लेना पड़ेगा। ये टीम आएगी, वो टीम आएगी, अपनी टीम रहेगी, उसकी टीम रहेगी, यहाँ लंच करेंगे, वहाँ डिनर होगा। ये शेर शोर शराबा सुनकर मुर्गे डर गए। भगो रे भैया भगो, टीमें आ रही हैं। बड़े बूढ़ों से सुनते आए हैं कि जब भी टीमें आती हैं तो अपनी नस्लें मिट जाती हैं। खैर कुंवार बरसना थोड़ी थोड़ी, सावन भादों खूब बरसते हैं, कुंवार बरसना थोड़ी थोड़ी। आखिर केंद्रीय ड्रॉट ऑब्जर्वेशन कमेटी आ गई। वह ग्रामीण क्षेत्रों का जायज़ा लेगी। जायज़ा तो खैर फ़ौरन से पहले लेगी। टीम गांव-गांव घूमने निकली। कहाँ कितना नुकसान हो पाया, कहाँ कितना कष्ट है, कहाँ लोग कैसे मरे जा रहे हैं देखने के लिए अपने अपने एसी कमरों से निकले और एसी गाड़ियों में बैठकर बड़े छोटे और मजहूल अफसर साथ साथ दौड़ने लगे। तभी अनहोनी हो गई। अनहोनी ये हुई कि इसी बीच शनि ने अपनी राशि बदल दी। वह सिंह राशि से कन्या राशि में आ गया। सिंह क्रूर होता है और कन्याएं कृपालु, लिहाजा घन घमंड नवगर्जत घूरा होने लगा। पर्यवेक्षक दल कीचड़ भरे खेत देखकर सन्न हो गया, सहम गया। 3 दिन में 5 से 25 इंच वर्षा, भयानक सुटाई। सूखा निरीक्षण दल सूखी जमीन देखने को तरस गया। नाले, नदी, झरने, तालाब सब मंगलगान करने लगे। सूखा समाप्त, पुलों के ऊपर से पानी बहने लगा। सूखा ऑब्जर्वेशन पार्टी अपना सा मुंह लिए लटकाए हुए वापस चली गई। साहब खुद भी मुँह लटकाए घर लौटे। भक्तमंडल जा चुका था, कोई हिमायती नहीं। अकेले भगवान अपने सिंहासन में बैठे टुकुर टुकुर देख रहे थे। बाई ने धीरज से साहब से पूरी रिपोर्ट ली, फिर जाकर भगवान की आंखों में आंखें डालकर बोली, 2 महीने हो गए तुम्हें मनाते और तुमने हमें जो सिला दो। हफ्ता भर रुक के बरसते तो कच्ची तुम्हारे बाप न मर जाते। भीषण क्रोध के साथ बाई ने साहब का सिंहासन उठाया और जो सन्नाया तो बेचारे मैं अपने रेशमी वस्त्रों के आंगन में जा गिरे और अपना पीतल का लड्डू हाथ में पकड़े टुकुर टुकुर देखते रहे। साहब के यार दोस्त शाम को फिर इकट्ठे हुए, उन्हें समझाने लगे, ये तो सर लाइफ के अप डाउन हैं, चलता रहता है। सूखा राहत को गोली मारिए, अपन अब बाढ़ राहत के लिए लिखा पढ़ी शुरू करते हैं।
साहब ने मुँह लटका कर एक शेर कहा, इंसान की बदबख्ती अंदाज से बाहर है, कमबख्त खुदा होकर भी बंदा नज़र आता है। सूखा राहत बाढ़ में बह चुकी थी। तो मैं समझता हूँ मेरी यह रचना आप लोगों को पसंद आएगी और यह भी समझ में आ जाएगा कि व्यंग लठेती है, व्यंग एक तरह की। और मित्रों, आप लोगों ने मुझे इतने धीरज से सुना, इसके लिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।